हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो सेम जैसा कि मैं करते आ रही हूँ कि मैं पहले आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, फिर उसके ऑप्शंस बताऊँगी, फिर उससे रिलेटेड प्रोविज़न बताऊँगी ताकि वो कॉन्सेप्ट वहीं पे आपका क्लियर हो जाए और उससे रिलेटेड कोई और अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं होता है, ऑप्शंस में से भी दूसरे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो अगर वैसा कुछ हो तो तब भी आप उसे आराम से सॉल्व कर लें। इसके पहले मेरे चैनल पे आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ एक्ट के, आईपीसी के, सीआरपीसी के, एमपीएलआरसी के, एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के एमसीक्यू के वीडियोस मिल जाएंगे और बाकी सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोस भी अवेलेबल हैं। अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको जाके आप देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एमसीक्यू की भी प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट का जो नाम है वो है प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस, तो उसमें जाके आप देखेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके साथ साथ 20 से ज़्यादा एमपीएलआरसी के वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, तो अगर आप एमपी के एग्ज़ाम में अपेयर कर रहे हैं तो एक बार उन वीडियोस को ज़रूर देखें। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं सिविल प्रोसीजर कोड के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कहता है कि इफ़ in any case in which the defendant sets up counterclaim, the suit of the plaintiff is stayed, discontinued or dismissed. The counterclaim shall be stayed, nevertheless be proceeded with, may be continued with the leave of the high court, no specific provision। तो यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि कोई भी ऐसा केस है जिसमें जो डिफेंडेंट है वो काउंटर क्लेम लेके आता है और जो प्लेंटिफ था जिसके अगेंस्ट में डिफेंडेंट काउंटर क्लेम लेके आया था उसका जो सूट है, मतलब प्लेंटिफ का जो सूट है वो स्टे कर गया है, डिसकंटिन्यू हो गया है या डिसमिस्ड हो गया है, तो उसके ऐसे केसेस में काउंटर क्लेम का क्या होगा? क्या काउंटर क्लेम स्टे हो जाएगा? क्या काउंटर क्लेम को प्रोसीड किया जाएगा? क्या उसको कंटिन्यू किया जाएगा लीव ऑफ द हाई कोर्ट से, या इस बारे में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दिया गया है? तो इसका आंसर होगा नेवरदलेस बी प्रोसीडेड विद। मतलब ये कहने का है कि ऐसे केसेस में जहाँ पे प्लेंटिफ के सूट के अगेंस्ट जब डिफेंडेंट कोई काउंटर क्लेम लेके आता है, तो वैसे केसेस में अगर प्लेंटिफ का जो सूट है वो अगर डिसकंटिन्यू, डिसमिस्ड या स्टे हो भी जाता है, तब भी जो डिफेंडेंट है उसका काउंटर क्लेम प्रोसीड करेगा। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो प्रोविजन है वो आपको देखने को मिलेगा ऑर्डर नंबर 8 जो कि रिटन स्टेटमेंट सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम की बात करता है। तो ऑर्डर नंबर 8 के रूल नंबर 6D में आपको देखने को मिलेगा, जो कि बात करता है इफेक्ट ऑफ discontinuance of suit. If in any suit in which the defendant sets up a counter claim, the suit of the plaintiff is stayed, discontinued or dismissed, the counter claim may nevertheless be proceeded with. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है वेयर द डिक्री इज फॉर पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी एक्सीडिंग 5,000 रुपीज, द पीरियड ऑफ सिविल प्रिजन shall not exceed 3 months, shall not exceed 6 months, shall not exceed 9 months और shall not exceed 1 year। तो इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है जो कि डिटेंशन एंड रिलीज की बात करता है वो है सेक्शन नंबर 58 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो हम देख लेते हैं। और सेक्शन नंबर 58 जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर साल जुडिशरी में यहाँ से एक क्वेश्चन होता है। आई होप आपको दिख रहा है। सेक्शन नंबर 58 डिटेंशन एंड रिलीज की बात करता है और इसको मैं पढ़ती नहीं हूँ, आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है? यहाँ पे ये कहना चाहता है जब भी जो डिक्री है वो ऐसे अमाउंट की होगी जो अमाउंट 5,000 रुपयों से ज़्यादा का है, तो उस केस में जो डिटेंशन होगा वो 3 महीनों तक का होगा। और इसका बी कहता है जबकि जो अमाउंट ऑफ डिक्री है वो 2,000 रुपयों से ज़्यादा का है लेकिन 5,000 रुपयों तक का है, तो उस केस में जो पीरियड ऑफ डिटेंशन होगा वो 6 हफ्तों तक का हो सकता है। और यहाँ पे ही क्लैरिफिकेशन दिया गया है 1A में कि अगर जो अमाउंट ऑफ डिक्री है वो 2,000 रुपयों तक का है तो उस केस में कोई भी डिटेंशन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि जो अमाउंट था
वो एक्सीडिंग 5,000 रुपयों तक का था, तो यहाँ पे जो डिटेंशन हो सकता है वो 3 महीनों तक का हो सकता है। तो आंसर जो ए हो जाएगा इसका, शैल नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एंटाइटल्ड टू एग्जेम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन द कोर्ट। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बात कर रहा है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो जो एग्जेम्पशन है पर्सनल अपीयरेंस से, उसका जो प्रोविजन है वो आपको देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 133 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो आइए हम देख लेते हैं सेक्शन नंबर 133। अब सेक्शन नंबर 133 में 11 लोगों की लिस्ट दे रखी है कि इनको तो एग्जेम्पशन मिलेगा ही मिलेगा। अब हम जो हमारे ऑप्शंस हैं उनसे कंपेयर कर लेते हैं। पहला ऑप्शन था फॉर्मर इंडियन रूलर। तो फॉर्मर इंडियन रूलर के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दे रखा है, तो इसको अभी हम होल्ड पे रखते हैं। हम बाकी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन बोलता है चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको 8th में देखने को मिलेगा, मतलब इसको एग्जेम्पशन प्राप्त है। सी बोलते हैं द मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट 9 में देखने को मिलेगा, मतलब इसको भी एग्जेम्पशन मिलेगी। अब फॉर्मर इंडियन रूलर जो है वो यहाँ पे अलग से लिखा नहीं है, लेकिन क्योंकि एंट्री नंबर जो 11 है वो बात करती है द पर्सन टू होम सेक्शन 87B अप्लाइज। तो ऐसे व्यक्ति जिन पे सेक्शन नंबर 87B अप्लाई होता है उनको भी एग्जेम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस मिलेगी। और जब आप सेक्शन नंबर 87B पढ़ेंगे तो वहाँ पे फॉर्मर इंडियन रूलर की बात की गई है, इसलिए उनको भी एग्जेम्पशन मिलेगी। मतलब ऑप्शन ए बी सी तीनों को एग्जेम्पशन प्राप्त है। तो यहाँ पे कलेक्टर लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए कलेक्टर को एग्जेम्पशन प्राप्त नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, ये बोलता है केबिएट शैल नॉट रिमेन इन फोर्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ। तो केबिएट कितने टाइम के लिए फोर्स में रहेगी? तो केबिएट 90 दिनों के लिए फोर्स में रहेगी। और केबिएट से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो सेक्शन नंबर 148A में देखने को मिलेगा। क्योंकि ये रिपीटेड सवाल है, हर साल आता है, इसमें कुछ बहुत समझाने जैसी बात नहीं है, इसलिए मैं इसका प्रोविजन आपको नहीं दिखा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बात करता है इफ़ अ पार्टी हु हैज़ ऑब्टेन एन ऑर्डर फॉर लीव to amend pleading does not amend the same within how many days he shall not be permitted to do without leave of the court। अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि कोई व्यक्ति है, कोई पार्टी है जिसने ऑर्डर फॉर लीव टू अमेंड प्लीडिंग ले लिया है। अब कितने दिनों के अंदर उसको अमेंड करना पड़ेगा, नहीं तो उस पीरियड के एक्सपायरी के बाद वो अमेंड नहीं कर सकता प्लीडिंग। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं 15 डेज, 14 डेज, 20 डेज एंड 30 डेज। तो इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो आपको ऑर्डर 6 रूल 17 में देखने को मिलेगा। और स्पेसिफिकली जो 14 दिनों की बात है वो ऑर्डर 6 रूल 18 में दिया हुआ है। तो हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, ऑर्डर 6 रूल 17 कहता है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, और ऑर्डर 6 रूल 18 कहता है कि आपको जो अमेंडमेंट है वो 14 डेज के अंदर करनी होगी। तो यहाँ पे आंसर होगा 14 डेज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वेयर द प्लेंट हैज़ बीन रिजेक्टेड द प्लेंटिफ ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। अगर कोई प्लेंट रिजेक्ट कर दिया गया है तो सेम कॉज ऑफ एक्शन पे ऑप्शन ए क्या फ्रेश सूट लाया जा सकता है, ऑप्शन बी क्या फ्रेश सूट नहीं लाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी क्या फ्रेश सूट लाया जा सकता है लेकिन लीव ऑफ द कोर्ट से, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो बात करता है नन ऑफ द अबव। तो जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है वो ऑर्डर नंबर 7 जो प्लेन की बात करता है उसका रोल नंबर 11 बात करता है रिजेक्शन ऑफ प्लेन से। और यहाँ पे ये ग्राउंड्स दे रखे हैं, 6 ग्राउंड्स हैं जिन पे प्लेंट रिजेक्ट किया जा सकता है। और उसी का जो रोल नंबर 13 है वो बोलता है कि वे रिजेक्शन ऑफ प्लेन डज नॉट प्रिक्लूड प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेश सूट। मतलब अगर प्लेंट रिजेक्ट हुआ है तो फ्रेश सूट प्रिक्लूडेड नहीं है, फ्रेश सूट लाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए था जो था मे प्रेजेंट अ फ्रेश सूट, ये सही ऑप्शन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ बोलता है वेयर द सूट इज डिसमिस्ड अंडर रूल 2 और 3 ऑफ ऑर्डर 9 CPC द प्लेंटिफ मे ब्रिंग अ फ्रेश सूट
subject to law of limitation, cannot bring a fresh suit, may bring a fresh suit with the leave of the court, may bring a fresh suit with द लीव ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर 9 की बात कर रहे हैं। ऑर्डर नंबर 9 के रूल 2 और 3 में अगर डिसमिसल हो जाता है सूट का तो क्या नया सूट लाया जा सकता है या नहीं, तो ये पर्टिकुलर आपको देखने को मिलेगा ऑर्डर नंबर 9 के रूल नंबर 4 में। तो ऑर्डर नंबर 9 का रूल नंबर 4 कहता है कि फ्रेश सूट लाया जा सकता है। लेट मी शो यू द प्रोविजन। ओके, ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 4 कहता है प्लेंटिफ में ब्रिंग, आई होप आपको दिख रहा है, लेट मी एडजस्ट। ओके, प्लेंटिफ में ब्रिंग फ्रेश सूट और कोर्ट में रिस्टोर सूट टू फाइल वेयर अ सूट इज डिसमिस्ड अंडर रूल 2 और 3 द प्लेंटिफ में सब्जेक्ट टू द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ब्रिंग अ फ्रेश सूट। तो फ्रेश सूट लाया जा सकता है अगर लिमिटेशन पीरियड बचा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है इन विच कंडीशन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन मे रिफ्यूज टू प्रोड्यूस द प्रिजनर फॉर एविडेंस डिस्पाइट कोर्ट्स ऑर्डर। तो कहाँ पे जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन है वो मना कर सकता है प्रिजनर को प्रोड्यूस करने के लिए, एविडेंस देने के लिए कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद। तो ये जो प्रिजनर से रिलेटेड बात है जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ प्रिजनर्स की ज़रूरत पड़ती है वो आपको ऑर्डर नंबर 16A में देखने को मिलेगी। कई बार जस्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस ऑर्डर में दिया हुआ है, तो ये आपको देखने को मिलेगा ऑर्डर नंबर 16A में। और ऑर्डर नंबर 16A इसका स्पेसिफिक प्रोविज़न मैं आपको बताती हूँ, जो ये बात करता है कि कब जो प्रिजनर ऑफिसर इंचार्ज है वो मना कर सकता है कि प्रोडक्शन नहीं की जाएगी प्रिजनर की। तो देखिए ऑर्डर नंबर 16A जो कि ऐड हुआ था इन द ईयर 1976, जो बात करता है अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन्स। और इसी का जो रूल 5 है वो बोलता है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन टू एब्सटेन फ्रॉम कैरिंग आउट ऑर्डर इन सर्टन केसेस। इन 4 केसेस में जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन है वो मना कर सकता है। पहला इसमें है is certified by the medical officer attached to the prison as unfit to be removed from prison by reason of sickness or infirmity। मतलब जो prisoner है वो sick या infirm है और उसका सर्टिफिकेट मेडिकल ऑफिसर ने दे रखा है, तब जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन है वो मना कर सकता है कि प्रोड्यूस नहीं किया जाए। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता था where the prisoner is related to ruling party, where the prisoner is ex-minister, where the prisoner is government servant, or where the medical officer has certified that prisoner is unfit to be removed by the reason of sickness। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वेयर एनी प्रॉपर्टी हैज़ बीन अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड द कोर्ट फॉर एनी रीजन पास्ड एन ऑर्डर डिसमिसिंग द एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन बट ओमिट्स टू गिव एनी डायरेक्शन एज टू अटैचमेंट। तो उस केस में क्या होगा? अटैचमेंट शैल बी deemed to have ceased, attachment shall cease after 3 months, attachment shall cease after 6 months और attachment shall cease after 1 year। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो प्रोविजन है वो आपको ऑर्डर नंबर 21 में देखने को मिलेगा। ऑर्डर 21 सबसे बड़ा ऑर्डर है CPC का, जिसमें 106 रूल्स हैं। इसका जो रूल नंबर 57 है ये बोलता है डिटर्मिनेशन ऑफ अटैचमेंट। इसका सब रूल 2 बोलता है इफ द कोर्ट ओमिट्स टू गिव सच डायरेक्शन द अटैचमेंट शैल बी डीम्ड टू हैव सीज्ड। अब पूरा हम रूल पढ़ लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए, बिकॉज ऑर्डर 21 कोई भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ता। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, वेयर एनी प्रॉपर्टी हैज़ बीन अटैच्ड in execution of a decree and the court for any reason passes an order dismissing the application for execution of the decree, the court shall direct whether the attachment shall continue or cease and shall also indicate the period up to which such attachment shall continue or the date on which such attachment shall cease. If the court omits to give such direction, the attachment shall be deemed to have been seized। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है वो अटैच हुई है एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री में कोर्ट के द्वारा,
ठीक है। और जो कोर्ट है उसने रीज़न के साथ ऑर्डर पास किया है कि जो जिससे उसने एप्लीकेशन डिसमिस कर दी है एग्जीक्यूशन की। ठीक है। तो जो कोर्ट है वो डायरेक्ट कर सकता है कि जो अटैचमेंट है वो कंटिन्यू करेगी या वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब वो सीज हो जाएगी, और उसका पीरियड भी बता सकता है। और इन केस अगर ऐसा पीरियड नहीं बताया गया है जो सब रूल 2 बोलता है, तो उस केस में जो अटैचमेंट है उसको डीम्ड मान लिया जाएगा कि वो सीज हो गई है, वो ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अटैचमेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन सीज्ड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये बोलता है वेयर एनी पार्टी डाइज आफ्टर कंक्लूजन बट बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट द सूट शेल अवेट, द सूट शेल नॉट अबेट, द सूट शेल नॉट अबेट इफ कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव्स। और ऑप्शन डी बोलता है इट विल बी डीम्ड दैट जजमेंट हैज बीन प्रोनाउंस्ड आफ्टर डेथ ऑफ द पार्टी। तो ये क्वेश्चन नंबर था 10, और यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा द सूट शैल नॉट अबेट। और हम इसका प्रोविज़न देख लेते हैं। ऑर्डर नंबर 22 अबेटमेंट ऑफ सूट की बात करता है। ऑर्डर नंबर 22 निकालते हैं। सो ऑर्डर नंबर 22 की अगर हम बात करें, सॉरी, ओके, ऑर्डर नंबर 22 जो है वो बात करता है डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज की। और यहीं पे जो अभी हम बात कर रहे थे वो आपको देखने को मिलेगा रूल नंबर 6 में। वो बोलता है नो अबेटमेंट बाय रीजन ऑफ डेथ आफ्टर हियरिंग। तो अगर हियरिंग हो चुकी है सूट की लेकिन अभी जजमेंट प्रोनाउंस नहीं हुआ है तो उस केस में अबेटमेंट नहीं होगा। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द फॉरगोइंग रूल्स वेयर द कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव्स। तो यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव करना ज़रूरी है। सॉरी, कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव्स और नॉट, या तो कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव करे या ना करे। देयर शैल बी नो अबेटमेंट बाय रीजन ऑफ डेथ ऑफ आइदर पार्टी बिटवीन द कंक्लूजन ऑफ हियरिंग एंड द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। अब जो पार्टी है, आइदर पार्टी की डेथ हो जाती है किस किस के बीच में, हियरिंग कंक्लूड हो गई है उसके बाद और जजमेंट प्रोनाउंस होने के पहले। But judgment may in such case be pronounced notwithstanding the death and shall have the same force and effect as if it had been pronounced before the death took place। अब यहाँ पे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हियरिंग कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट बाकी है, इसलिए सूट अबेट नहीं किया जाएगा। तो आंसर होगा बी, द सूट शैल नॉट अबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है क्वेश्चन नंबर 11, वेयर अ डिक्री ऑफ कॉम्प्रोमाइज विच वॉज नॉट लॉफुल देयर। अगर कॉम्प्रोमाइज की डिक्री लॉफुल नहीं है तो उस केस में क्या होगा। ए, सूट शैल लाई टू सेट असाइड सच डिक्री। बी, कंप्लेंट हैज टू मेड टू हाई कोर्ट। सी, नो सूट शैल लाई टू सेट असाइड सच डिक्री। डी, सूट में लाई टू सेट असाइड सच डिक्री विद द लीव ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जो कॉम्प्रोमाइज डिक्री है उसकी बात आपको देखने को मिलेगी ऑर्डर नंबर 23 में। और ऑर्डर नंबर 23 जो है वो विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट की बात करता है। कॉम्प्रोमाइज डिक्री इसी में आती है। और यहाँ पे भी अगर हम बात करें, जो रूल नंबर 3A है ये बार टू सूट की बात करता है और ये कहता है, आई होप आपको दिख रहा है, नो सूट शैल लाई टू सेट असाइड अ डिक्री ऑन द ग्राउंड दैट द कॉम्प्रोमाइज ऑन विच द डिक्री इज बेस्ड वॉज नॉट लॉफुल। सिर्फ इसी ग्राउंड पे कि जो कॉम्प्रोमाइज था वो लॉफुल नहीं था, इस सिर्फ ग्राउंड पे कोई भी सूट उस डिक्री को सेट असाइड करने के लिए नहीं लाया जा सकता। तो यहाँ पे आंसर होगा नो सूट शैल लाई टू सेट असाइड सच डिक्री, ऑप्शन नंबर सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है वेयर एन इंडिजेंट पर्सन सक्सीड्स द कोर्ट फी शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम द डिफेंडेंट, बाय द स्टेट गवर्नमेंट, नॉट रिकवरेबल और फ्रॉम द प्लेंटिफ। इंडिजेंट के केस में जो पॉपर होता है
जिसके पास पैसे नहीं होते हैं कोर्ट फीस देने के, उसके केस में जो कोर्ट फी है वो किससे रिकवर की जाएगी? तो प्लेंटिफ से रिकवर की जाएगी। और इसका प्रोविज़न आपको देखने को मिलेगा ऑर्डर नंबर 33 रूल नंबर 10 में, जो बात करता है कॉस्ट वेयर इंडिजेंट पर्सन सक्सीड, where the plaintiff succeeds in the suit, the court shall calculate the amount of court fee which would have been paid by the plaintiff. तो कौन पे करेगा? plaintiff. If he had not been permitted to sue as indigent person, सच अमाउंट शैल बी रिकवर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इस पर्टिकुलर रूल में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, पहला कि पे किया जाएगा प्लेंटिफ के द्वारा, और रिकवर कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट रिकवर करेगी। तो यहाँ पे आंसर कि किससे कौन पे करेगा? फ्रॉम द प्लेंटिफ। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है क्वेश्चन नंबर 13, एन अटैचमेंट मेड बिफोर जजमेंट इन अ सूट विच इज डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट shall not become revived merely by reason of the fact that order for dismissal of suit for default has been set aside, shall become revived merely on the basis of restoration of suit, shall become revived on the order of appellate court, shall become revived on the order of high court। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है कि जो अटैचमेंट जजमेंट के पहले सूट में की गई थी, जो सूट जो है जो अब डिसमिसल ऑफ डिफ़ॉल्ट हो जाता है उस सूट का, तो उस केस में क्या किया। सो इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ऑर्डर नंबर 38 बात करता है। तो हम लोग ऑर्डर नंबर 38 देख लेते हैं। ऑर्डर नंबर 38 जो है वो अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट की बात करता है, और इसका जो रूल नंबर 11A का सब रूल 2 है वो कहता है एन अटैचमेंट मेड बिफोर जजमेंट इन अ सूट विच इज़ डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट shall not become revived merely by reason of the fact that the order for the dismissal of the suit for default has been set aside and the suit has been restored। तो सूट अगर रीस्टोर हो गया है या जो डिसमिसल का ऑर्डर था उसे सेट असाइड कर दिया गया है, सिर्फ इसकी वजह से जो अटैचमेंट है वो रिवाइव नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये बोलता है शैल नॉट बिकम रिवाइव्ड म्योरली बाय रीजन ऑफ द फैक्ट दैट ऑर्डर फॉर डिसमिसल ऑफ सूट फॉर डिफॉल्ट हैज़ बीन सेट असाइड। तो यहाँ पे हमने 13 क्वेश्चन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के विद प्रोविजंस कंप्लीट किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड लाइक पे प्रेस कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी।